हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। एग्जाम आपका फिनिश हो चुका है। एग्जाम के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मेरे पास जो पहुंचे हैं, जितने क्वेश्चन पहुंचे हैं उनको मैं आज डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। और डिस्कस करने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम का लेवल क्या था और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ में एक अनाउंसमेंट मैंने और करी थी। वो अनाउंसमेंट ये थी कि हम आईटी जैम का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 1 अक्टूबर से। वो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया, एक तो मेरी थोड़ी सी तबियत खराब हो गई और जो दूसरी क्या है कि मैंने एक पेन और टैब ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी डायरेक्ट लाइव क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दो। ठीक है, यूट्यूब पे ही, यूट्यूब पे आपकी डायरेक्ट लाइव क्लासेस होगी। तो उस लाइव क्लासेस में क्या होगा, आपका क्या कहते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। अब लाइव क्लासेस से या फिर क्या कहते हैं पेन और टैब से आपका एक फायदा होता है कि मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, जिससे टाइम कंज्यूम होगा और आपका सिलेबस क्या होगा, जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो पेन और टैब मैंने ऑर्डर कर रखा है, जो कि आपका 10 या 11 अक्टूबर तक मेरे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है, ठीक है, रिग्रेट है। तो उसके लिए थोड़ा मैं अपनी तरफ से माफी भी मांगता हूँ कि 1 अक्टूबर से मैंने बोला था और वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो स्टार्ट होना ही है। आईटी जैम 2021 के लिए जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाना ही है किसी भी कंडीशन में, टाइम से पहले। चलिए, तो बात हो गई कि हमारी एक छोटे से अनाउंसमेंट की, जो मैंने की थी और मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, बट जल्दी उसे पूरा करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कहते हैं आज की मेन क्लास की, जो कि क्या था हमारा जेएनयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड था। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे आपके थे 50, टोटल 50 क्वेश्चन थे। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका कितना था, 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। तो 100 मार्क्स का आपका क्या था, पेपर था। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम लेवल क्या था। तो एग्जाम लेवल मेरी तरफ से हार्ड था। ठीक है, मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा। एक आध क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन इजी थे, पर मैं कहूंगा कि हाँ, हर क्वेश्चन में क्या करा था उसने, कैलकुलेशन करवाया था। और सुनने में आ रहा है कि कैलकुलेटर भी प्रोवाइड नहीं था। तो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो रही थी, कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं था। टाइम आपका क्या था, टाइम आपका कम था। पहले क्या होता था कि आपका 3 आवर्स में 25 क्वेश्चन करने होते थे। इस बार आपको क्या था, 3 आवर्स में 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 2019 की बात करूं तो 3 आवर्स में आपको 35 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, जबकि 2019 का पेपर क्या था, बहुत ही ज्यादा इजी था, सिंपली हो जा रहा था, कोई भी कैलकुलेशन नहीं था और उसमें कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं था। 3 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तो क्या करेगा, वो सारी चीजें क्या करेंगी, कट ऑफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। तो मेरे हिसाब से जो मैं पेपर का लेवल रख रहा हूँ वो मॉडरेट टू हार्ड रख रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडरेट टू हार्ड था पेपर का लेवल। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि पेपर इजी था, वो इजी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी थोड़ी सी कम जाएगी लास्ट ईयर की कंपैरिजन। ठीक है, तो कट ऑफ का क्या करूंगा मैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन है, उन 17 से 18 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आप क्या करो, आंसर से अपने आंसर मैच कर लो। ठीक है, और ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है, जरूरी नहीं कि आंसर सही हो। ठीक है, तो एक बार जहां जहां मेरे से कुछ क्या कहते हैं गलती हो जाएंगी, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये ऐसा था, इसका आंसर ये होना था। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो पहला क्वेश्चन था वो ईएमटी से आया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या करा था जेएनयू ने, टोटल 3 बुक से आधे से ज्यादा पेपर दे दिया था। एक तो ईएमटी, दूसरा मैथमेटिकल फिजिक्स और तीसरा आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। तो इन 3 बुक से ही मैक्सिमम पेपर आया था। उसका रीजन ये था कि जो आपका ये तीनों सब्जेक्ट है वो जेएनयू में काफी अच्छे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं, बात करते हैं तो स्टैटिकल मैकेनिक्स में मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोफेसर संजय पुरी सर हैं। ठीक है, जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल रखा है, वो वहां पे हैं, वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स उन्हीं की देन रही होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ईएमटी की और दूसरा क्या कहता है मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो वहां पे स्ट्रिंग थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का और ईएमटी का पोर्शन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रिंग थ्योरी आपका स्पेशली मैथमेटिकल फिजिक्स से कोरिलेट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रीजन होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, जेएनयू का स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल फिजिक्स और आपका स्टैट्स था। तो उसने क्या करा, स्टैट्स से मतलब थर्मोडायनेमिक्स से और आपका क्या कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और साथ में आपका ईएमटी भी काफी अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो और बाकी क्वेश्चंस भी क्या, एक एक दो क्वेश्चन बाकी अदर सब्जेक्ट से उसने पूछे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ईएमटी से। ईएमटी का फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे। सिंपली उसने क्या करा है, सिंपली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है। क्या गिवन दिया है, वेक्टर ई इज इक्वल टू के आर। ठीक है, उसने ई दिया था पर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू के आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आर कैप हो जाएगा, जो कि क्या होता है, आपका स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है।
ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा था क्या पूछा था, डेंसिटी। तो डेंसिटी आपसे रो पूछा था, जो कि डेंसिटी क्या था, आर का फंक्शन था, मतलब डेंसिटी क्या होता है, आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, इसके लिए सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, गॉस लॉ यूज करोगे। कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। तो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म होता है ऑपरेटर डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म था। सिंपली इसको यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग सिंपली है, ऑपरेटर को क्या लिखोगे, ऑपरेटर को आप लिखोगे वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर इंटू आर। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, आर कैप। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा बताओ, डॉट क्या आ गया, वेक्टर ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के आर स्क्वायर इंटू आर कैप। चलिए ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो आर डॉट आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल आर, और आर की पावर कितना हो जाएगा, 4। एक आर की पावर 2 यहाँ पे और एक आर की पावर 2 यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था आपको, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करना था, जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाइवर्जन कैलकुलेट करना। तो डाइवर्जन का फॉर्मूला लिखा है मैंने सिर्फ आर के लिए। ठीक है, थीटा और फाई के लिए नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थीटा और फाई का फंक्शन नहीं, तो मैंने थीटा और फाई वाले टर्म्स क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, 0 कर दिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सिर्फ आर के लिए ही लिखा है डाइवर्जन ऑफ वेक्टर ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली कैलकुलेशन बची। सिंपली कैलकुलेशन क्या, के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 4 आर की पावर 3। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर क्यूब 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा बताओ, के, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटू आर। इसका मतलब जो रो है वो क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, खैर हमें इससे मतलब नहीं था कि रो आर के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि कैसे वेरी करता है। हमें क्या था, चार्ज डेंसिटी निकालना था, और चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो ये आपका क्या था, जिन्होंने वाला ऑप्शन करा उनको क्या हो जाएगा, +2 मार्क्स हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इसलिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ईएमटी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे अब मैथमेटिकल फिजिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 2, और काफी इजी क्वेश्चन है ये, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट है कि अच्छा क्वेश्चन था। तो उसमें क्या कर रहा था उसने, सेकंड क्वेश्चन में उसने वेक्टर ए गिवन दिया था, वेक्टर बी गिवन दिया था, और वेक्टर सी गिवन दिया था। वेक्टर ए आपका मान लीजिए A1 क्या था यहाँ पे, आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ऐसे आपका वेक्टर बी दिया था, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, और वेक्टर सी दिया था आपका C1 आई कैप प्लस X, ठीक है, जे कैप प्लस C3 के कैप। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी जो कि यहाँ पे मेरे पर डाटा नहीं पहुंचा। ठीक है, और आपसे सिंपली आपको एक गिवन कंडीशन दी थी कि तीनों ही वेक्टर क्या है, कोप्लानर है तीनों ही वेक्टर। अगर तीनों ही वेक्टर कोप्लानर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इन तीनों ही वेक्टर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, सिंपली वॉल्यूम निकालना था। और सिंपली वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना है, क्या हो जाएगा A1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा A2, और ये क्या हो जाएगा A3। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 और ये B3, और यहाँ पे C1 X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C3। यहाँ पे जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 और C3 देख रहे हो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, और इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी X की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। X की जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी 8। तो जिन्होंने 8 करा है वो +2 मार्क्स कर लो, जिन्होंने नहीं करा है वो 0 मार्क्स, क्योंकि अगेन क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था पूरे ही पेपर में। ठीक है, चलिए ये तो क्या था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी था, देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं था, बट कुछ क्वेश्चन इजी थे, सारे क्वेश्चन इजी नहीं थे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें आपसे पूछा क्या था। अब देखो, उस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मल्टीपल वेरिएबल को यूज करता हूँ। आप चाहे तो उसको वेक्टर एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, पर वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है। उसने पूछा था यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो इक्वेशन ऑफ सरफेस का क्या करा था उसने, यूनिट वेक्टर पूछा था, और किस पॉइंट पे पूछा था, -1 2 पे पूछा था। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आपको जो गिवन फंक्शन है वो गिवन क्या दिया था, x(y)2 z = 4। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो। कैसे मैनिपुलेट करोगे, मैनिपुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा x(y)2 z - 4, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको आप क्या करो, जो आपको 0 है उसको फंक्शन के इक्वल रख दो। तो आपका क्या हो जाएगा, जो 0 आएगा वहां मैंने फंक्शन रख दिया। अभी किस किस का फंक्शन है देखो, f(x),
वाई और जेड, मतलब जो क्या है एफ है वो क्या है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ, मल्टीपल वेरिएबल से करना, आपका हमेशा आंसर क्या होगा, क्या कहते हैं, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब आपका क्या होगा, एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं वो एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, यहाँ पे क्या करना है, एफ की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, और ये क्या आ जाएगा आपका जे, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा के। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको मिल गया इक्वेशन, इक्वेशन मिल गया किसका, सरफेस का। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सरफेस है, इक्वेशन ऑफ सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सरफेस आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी, एक्स वाई जेड के टर्म्स में आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना था, एक्स की जगह -1 पुट करना था, वाई की जगह -1 पुट करना था, और जेड की जगह 2 पुट करना था। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, एक वेक्टर फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाती है, जो कि आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सरफेस होता है। पर उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था यूनिट वेक्टर, तो अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में उसका मॉडुलस भी लिख देते, मॉडुलस क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा याद नहीं है, मेरे पास सिर्फ आंसर पहुंचा। आंसर क्या है, -1/√11, और ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी था, आई थिंक ब्रैकेट के अंदर आपका क्या था, एक्स कैप, ठीक है, और प्लस जे कैप, ठीक है, मतलब वाई कैप, और कुछ करके जो भी आपका 3K कैप रहा होगा, कुछ इस टाइप से था, जो भी था देख लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। क्यों नहीं दिक्कत लेने वाली बात, क्योंकि एक सिंगल ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें -1/√11 था। ठीक है, तो सिंगल ऑप्शन जो आपका कहता है -1/√11 था। जिन्होंने वाला ऑप्शन सही करा है उनका आंसर सही है, वो +2 अपने मार्क्स कर लो, अदरवाइज +0 कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है। मैथमेटिकल फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चन दिए थे, ईएमटी से बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। तो जिनके 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे उनका तो एग्जाम कहीं ना कहीं निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या था, इंट्रीगेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑपरेटर क्रॉस बी, ठीक है, इनटू डी है। तो इस टाइप का आपका क्या था, इस टाइप से उसने आपसे पूछा था। अब यहाँ पे मुझे ये याद नहीं कि उसने क्लोज इंटीग्रेशन पूछा था या नहीं पूछा था। ठीक है, ये डाटा अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, तो एक बार मुझे कंफर्म बता देना कि क्लोज था कि नहीं था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या है, फिलहाल यहाँ पे वी गिवन है, वी कुछ करके गिवन दिया था, ये भी मुझे नहीं पता। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम्स यूज करेंगे। ठीक है, कर्ल्स थ्योरम क्या बोलते हैं, कर्ल्स थ्योरम बोलते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फाइनली क्या, वेक्टर v डॉट dl लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, वेक्टर v डॉट dl भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, वेक्टर v डॉट dl को निकालोगे डिफरेंट किसके लिए, सेगमेंट के लिए, और सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आंसर की बात करता हूँ, तो आंसर कितना है, -2। ठीक है, अगर ये क्लोज पाथ के लिए पूछ रहा है, तो ओपन पाथ के लिए पूछ रहा है तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, आंसर आपका -2 नहीं आएगा। तो एक बार मेरे को बता देना, कंफर्म बता देना कि क्लोज पाथ था या ओपन पाथ था। ठीक है, क्लोज पाथ था तो -2 बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे को अभी तक जो मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं, अगर ओपन पाथ था, मैंने पूछा यहाँ पे कि ओपन पाथ था कि क्लोज पाथ था, तो बोले कि हमने ऐसा यूज करके ये निकाल दिया। ठीक है, तो एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म बता देना, अगर क्लोज पाथ होगा तो आंसर -2 सही है, अगर ओपन पाथ होगा तो -2 गलत है। ठीक है, तो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, श्योरिटी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ओपन पाथ था या क्लोज पाथ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ क्या कहते हैं, कुछ फंक्शन कुछ भी करके दिया होगा। कुछ आपको सपोज कोई फंक्शन दिया है, और फंक्शन में आपको बोल दिया है यहाँ पे क्या है, वेक्टर आर, कुछ इस टाइप से दे दिया इसने। ठीक है, तो देखिए ये भी सिंपल था, ज्यादा हार्ड नहीं था, इसके लिए भी आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंफर्म डाटा नहीं है। आंसर जो मुझे बताया जा रहा है 3 - n अपॉन r की पावर n/2। तो जिन्होंने वाला ऑप्शन किया है उनका आंसर सही होगा, जिन्होंने नहीं किया उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो +2 के लिए क्या करो, आप ऐड कर लो जिन्होंने 3 - n अपॉन r की पावर n/2 करा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डेटा नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, बट आंसर यही बोला जा रहा है, और जो मुझे बता रहा है कि आंसर ये है, वो कह रहा है हाँ मैंने कंफर्म हूँ कि मैं यही है आंसर। ठीक है, तो उसने सॉल्व किया था, काफी अच्छे से सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ईएमटी का है। ठीक है, ईएमटी का क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको कुछ क्या कहते हैं पूछा था, रो बी। ठीक है, रो बी आपसे पूछा था। रो बी क्या है, यहाँ पे बाउंड चार्ज है, और कैसा बाउंड चार्ज है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज है। तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला है, रो बी इज इक्वल टू -डेल्टा, ठीक है, और इंटू पी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पी,
तो P यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P आपको गिवन था या क्या गिवन था ये भी मेरे को नहीं पता है कि P ही गिवन था। कभी कभी कुछ और गिवन दे देता है और क्या करता है उसके थ्रू पहले P कैलकुलेट करवाता है और उसके बाद फाइनली क्या करता है इस फॉर्मूले को यूज करवाता है। ठीक है, तो जहां तक ये बात करते हैं कि P गिवन था या नहीं था इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, बट इस बात को लेकर श्योर हूँ कि कोई मुझे कह रहा था कि सिर्फ वहां पे एक सिंगली ऐसा आंसर था जिसमें माइनस था। ठीक है, और वो क्या था -3k। तो जहां तक बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं जो -3k है आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बट इसके लिए मैं अगेन श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे जो आपका गिवन डाटा था वो क्या था, वेक्टर P ही था। अगर वेक्टर P है तो आपका आंसर सही है, अगर वो वेक्टर P नहीं है तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे को श्योर बता देना कि जो आपका क्या था क्वेश्चन में गिवन था वो वेक्टर P ही था या कुछ डिफरेंट था। अगर वेक्टर P था तो आंसर आपका क्या सही है, -3k, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर 90% मान के चलो कि क्या है इसका आंसर -3k है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से था। अगला क्वेश्चन आपका बूलियन अलजेब्रा से था। तो सिंपली मैं आंसर की बात करता हूं जो मेरे पास आंसर पहुंचा, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा कह रहे थे कि बहुत ही लंबा चौड़ा आपको बूलियन अलजेब्रा दे रखा था, इक्वेशन दे रखा था, उसको आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करके जो आंसर बताया जा रहा है a + b + c बोला जा रहा है। ठीक है, अभी a + b + c है या a b c था, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फिलहाल जो मेरे पास अभी तक आंसर पहुंचा है वो पहुंचा है a + b + c। ठीक है, तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन के लिए भी श्योरिटी बता देना कि आंसर a + b + c है या कुछ और है, और कुछ और होगा तो वही आंसर करना जो क्या होंगे बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ सर कि ये आंसर गलत है और ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, श्योर होंगे जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किया वही करना। ठीक है, बिना श्योरिटी के मत सेंड करना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका डिजिटल से था। ठीक है, डिजिटल वाले आंसर के लिए मैं श्योर हूँ। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका आंसर था 11.75। ठीक है, तो 11.75 जिसने सॉल्व किया वो कह रहा हाँ सर मैं श्योर हूँ, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो जिन्होंने 11.75 करा था, मतलब 11 था या नहीं था इतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ 0.75 थी और 0.75 क्या था सिंगल ही ऑप्शन में था। अगर जिन्होंने क्या करा है 11.75 करा है उनका आंसर सही है, वो +2 मार्क्स कर लो। ठीक है, अदरवाइज क्या करना 0 मार्क्स कर देना। ठीक है, इस आंसर के लिए मैं श्योर हूँ कि यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका EMT से है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, EMT से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और एक करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा था। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए ये जो सेगमेंट है इसके लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। ये वाला सेगमेंट है इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो दोनों के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। पर जब मैं बात करूंगा इस किसके लिए, सेमी सर्कुलर वायर के लिए, तो सेमी सर्कुलर वायर के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, B = क्या होता है आपका μ0/2 और I अपॉन क्या हो जाता है R आ जाता है। ठीक है, और साथ में एक बात और ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वायर जो सर्कल है वो क्या हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे क्या करना था 1/2 भी करना था। ठीक है, क्योंकि जो आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है वो आपका क्या है θ/360। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है किसके लिए, सेमी सर्कुलर वायर के लिए, या फिर आपका क्या है आपका क्वार्टर वायर होता है। ठीक है, क्वाड्रिक वायर होता है, तो इन सब चीजों के लिए क्या है यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्मूला दे रखा। फिलहाल क्या है सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। और ओवरऑल में अगर बात करता हूँ तो 180/360 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 भी आपको करना था। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा μ0/4 और I अपॉन क्या हो जाएगा R। तो जिन्होंने μ0/4 I अपॉन R करा है उनका आंसर सही है, और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन सिंपल दिए थे पर कुछ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी दिए थे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको थोड़ा सा क्या आना चाहिए, थोड़ा सा आपको स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा था कि इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P के अंदर क्या करना था हमें, इस पॉइंट P के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप डायरेक्टली यूज करोगे वेक्टर B.dl = μ0 × I इनक्लोज। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप बेसिकली यूज कर रहे हो एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ यूज करो। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, I इनक्लोज को थोड़ा सा रिप्लेस करना था, क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस ऐसा बनता, देखो ये गॉसियन सरफेस बनता है इसके लिए पॉइंट P के लिए, क्योंकि ये जो R है, ये R क्या है, ये R इज लेस देन कैपिटल R है, और कैपिटल R यहाँ पे क्या कैपिटल R है इसका रेडियस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पे क्या होगा, इनक्लोज के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, तो इनक्लोज के लिए यूज करना, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इतना ही एरिया इंक्लूड होगा इसमें। ये जो करंट आई देख रहे हो ना, ये सिर्फ इतने ही एरिया के लिए इंक्लूड होगा, बाहर वाले के लिए इंक्लूड नहीं होगा, इस वाले के लिए इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना था, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना था। क्या मैनिपुलेट करना था, वेक्टर B.dl
टू म्यू नॉट। आई को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है जे इज इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन ए, तो आई को आप क्या लिख सकते हो जे जो कि आपका क्या था कांस्टेंट था इनटू डी ए, और इंटीग्रेशन कर देना था आपको सिंपली, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आपका क्या आ जाता बताओ बी। अच्छा डीएल क्या आ जाता बताओ, डीएल क्या है यहाँ पे 2 पाई आर सीधा आप कर सकते हो, ठीक है। डीएल आप क्या कर सकते हो 2 पाई आर कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ म्यू नॉट, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट और जे जे रहेगा, ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले की बात कर रहा हूँ तो छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, छोटे वाले का एरिया हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट अपॉन टू यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा जे इंटू क्या हो जाएगा बताओ आर। अब यहाँ पे जे को थोड़ा सा रिप्लेस करना था, ठीक है। जे क्या है, जे यहाँ पे टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। टोटल यहाँ पे जे, यहाँ पे जो जे है वो क्या है, यहाँ पे जे है टोटल सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट आई अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया क्या आ जाएगा बताओ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, फाइनली आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू, ठीक है। जे की जगह क्या पुट करोगे, जे की जगह पुट करोगे आई अपॉन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आर स्मॉल आर ऐसे ही रहेगा। तो जिन्होंने यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर करा है, उनका आंसर क्या है सही होगा, ठीक है। तो ये क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल आंसर था, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, जिन्होंने ये ऑप्शन करा है वो अपने +2 कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का है, उसके लिए आपको देखो यूज क्या करना था, इसके लिए यूज करना था Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। गलत मत समझ लेना, कहीं इसको क्या कहते हैं कोल्ड मत समझ लेना और इसको हॉट मत समझ लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। उसके बाद आपको एक और गिवन था W, ये आपको गिवन था, पता नहीं कितना गिवन था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो W को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे टोटल आप क्या करोगे, टोटल 2 इक्वेशन है आपके पास और यहाँ पे 2 क्या है अननोन है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था Q2 का वैल्यू, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आंसर मुझे नहीं पता है क्योंकि आंसर मेरे पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। बट हाँ ये बोला गया है कि मुझे क्या कहते हैं, मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या करा है, दोनों इक्वेशन को यूज करके आंसर निकाला है। और हाँ दोनों इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो जिन्होंने इन दोनों इक्वेशन को यूज करा है और उन्होंने आंसर निकाला, उनका आंसर क्या है सही होगा, ठीक है। आंसर कितना है अगेन मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। जिन्हें आंसर पता है वो मेरे को एक बार आके बता देना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंट्रोपी चेंज पूछा था, क्या पूछा था एंट्रोपी चेंज किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या था V1 टू V2 था, ठीक है। तो सिंपल ही है यार, सिंपल ही है, तो अब तक करते ही यारो डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, ठीक है, ln V2 अपॉन V1। इसके लिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन, ये चीज आप बार बार निकाल चुके हो, ठीक है। तो इस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आंसर की बात कर रहा हूँ। आंसर आपका क्या हो जाएगा RT ln V2 अपॉन V1। कैसे आया वो जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो बाद में सिखा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, W2 अपॉन W1 का रेशियो पूछा था, W2 अपॉन W1 का रेशियो पूछा था। उसने कुछ कंडीशन दी थी, ठीक है, कुछ एडियाबैटिक दे दिया था या फिर कुछ कहता था आइसोथर्मल दे दिया था, कहीं से कुछ चेंज हो रहा था। तो मेरे को पूरा कंडीशन तो नहीं पता, पर जो आंसर मेरे पास पहुंचा है उसमें आंसर क्या था 2 था, ठीक है। कोई मेरे को कह रहा है कि जो आपका W2 आया था, W2 क्या आया था, W2 आया था यहाँ पे RT ln 4 और W1 क्या आया था, W1 आया था RT ln 2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जिन्होंने 2 करा है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जिन्होंने 2 करा है उनका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से 2 क्या थे थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने एक ही साथ डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। अगला क्वेश्चन आपका किससे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है बताओ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है, मतलब जैसे हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। साथ में इसको मैं एच न्यू को क्या लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ W प्लस के। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन दिया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया था लैम्डा। तो जब इस लैम्डा से हम E कैलकुलेट कर रहे थे तो E की वैल्यू 1.8 आ रही थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो E है, ठीक है, E क्या है लेस देन है W के। जब आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है।
तो यहाँ पे फोटो इफेक्ट पॉसिबल नहीं था, तो जिन्होंने क्या लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, उनका आंसर क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, अदरवाइज एक बार बता देना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं था, y इज इक्वल टू क्या दिया था, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको गिवन थे, तो उसके लिए आपको क्या करना था, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा यूज करना था, सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ k की वैल्यू कुछ दे रखी थी, तो यहाँ से आपको लेमडा पूछा था, तो लेमडा की वैल्यू आपकी आ रही थी कितनी, 6 पाई। लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे आपकी 6 पाई आ रही, तो जिन्होंने 6 पाई करा है उनका आंसर सही है, जिन्होंने नहीं करा वो एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डाटा नहीं पता अगेन, बस ये बोला जा रहा है कि इसको यूज करके लेमडा की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ये तो काफी इजी था, कहा था कि मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करता है। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 8 अपॉन पाई। ठीक है, अंडर रूट 8 अपॉन पाई क्या होता है, आर टी अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2√2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, रूट पाई। ठीक है, अंडर रूट आर टी अपॉन एम। तो जिन्होंने वाला ऑप्शन करा है वो क्या है, सही है, और जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए तो क्या ही बोले। ठीक है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था, रटा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी का। ठीक है, फर्मी एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी फर्मी एनर्जी की। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सिंपल ये होता है n/v की होल पावर 3/2। तो जिन्होंने वाला ऑप्शन करा है उनका क्या है, सही है, और जिन्होंने नहीं करा है उनका गलत होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसके मैं श्योर हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी क्या होते हैं, n/v की होल पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो टोटल हमने क्या करा है, इन 17 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बाकी किसी के पास और क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं एक बार उसको एनालाइज कर लूंगा कि हाँ सही है गलत है, और उसके बाद क्या करूंगा, एक और वीडियो में उस पर बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक मेरे पास जितने क्वेश्चन पहुंचे हैं और जिन स्टूडेंट से मैंने अभी तक बात करी है वो कह रहे थे कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसलिए मैंने बार बार कहा था कि आपके क्वेश्चंस 35 आए, 50 आए या 100 आए। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या कहा था कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन्हें पहले बिल्कुल अच्छे से कर लेना, उन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, उन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जिनके यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी तो 25 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। 25 से ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, 25 से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जेएनयू का एग्जाम दे रहे थे या नहीं दे रहे थे ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बचे 25 क्वेश्चन। अब इन 25 क्वेश्चंस में से जिन्होंने 25 पे तुक्के मारे हैं, तुक्के मतलब जय माता दी लगाया है, ठीक है, अगर उनके बाय लक 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मैं 101% लिख के दे रहा हूँ कि जिनके 35 क्वेश्चन सही है, मतलब 70 मार्क्स है जर्नल में, ठीक है, वो 101% वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 70 मार्क्स से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कट ऑफ किसी भी कंडीशन में, जो क्वेश्चन का लेवल था। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल बताया जा रहा था, पेपर का लेवल बताया जा रहा था, 70 मार्क्स से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ थी वो 90 मार्क्स। क्यों थी 90 मार्क्स? एक तो क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे। ठीक है, 35 क्वेश्चन थे, आवर ज्यादा था, 3 आवर्स था। 3 आवर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 करना और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 करना कहीं ना कहीं डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा ये जो 35 क्वेश्चन थे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। अब इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस होने के बावजूद भी आपका 90 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है जनरल का। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, जो जबकि मैंने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो मुझे काफी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे 35 क्वेश्चन में 90 मार्क्स जा रहा है। पिछले साल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, पेपर का लेवल क्या था, लो था। यहाँ पे पेपर का लेवल हाई है। 3 आवर्स में आपको 35 नहीं 50 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन जितने हैं उसमें कम टाइम देना है आपको। क्वेश्चंस का पेपर का लेवल हार्ड था, पिछले साल की कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा हार्ड था, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिक्रीज होगी। ठीक है, अब वो कितनी डिक्रीज होगी, लगभग मान के चलो कि 15 से 20 मार्क्स डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर भी आप अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि नहीं यार 70 मार्क्स सर कम बता रहे हैं, तो 70 से 80 कर लो। ठीक है, 70 to 80 कर लो। 70 to 80 के बिटवीन द लाई करोगे, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए कुछ मार्क्स कम कर लेना।
ओबीसी के लिए लास्ट ईयर 85 थी, इस साल क्या कर लेना 65 कर लेना, 65 to 75 कर लेना, ठीक है, इतना ही कर लेना। तो ऐसा ही कुछ कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगा, बाकी आपको क्या लगता है वो आपके डिपेंड करता है कि पेपर आपने दिया है। आप पेपर एक बार क्या कहते हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो मुझे बता देना कि पेपर का लेवल सच में हार्ड था या सिर्फ पहुंचा है कि हार्ड था, क्योंकि मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के मुझे सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल वाले लगे, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी क्या कट ऑफ के बारे में और थोड़ा सा क्या क्वेश्चन के पेपर लेवल के बारे में, और फिलहाल क्या करते हैं इतनी ही बात करेंगे और इस लेक्चर को फिलहाल खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका आईआईटी जैम 2021 की सीरीज होगी या फिर दोबारा एक लेक्चर और जेएनयू का बनेगा, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास क्वेश्चन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और फिलहाल क्या करना, पैनिक मत लेना, अपना आराम से टेंशन फ्री रहो। अच्छा, कुछ ड्यू वालों को भी थोड़ा सा डाउट्स हैं, ठीक है। ड्यू की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा। यहाँ पे ड्यू का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आंसर की आ चुकी है। तो यार पेपर जो कह रहे थे ना आसान है, कहीं आसान नहीं है, ठीक है। तो ड्यू के लिए भी आप टेंशन मत लेना। ड्यू के लिए आपका क्या था, पेपर आसान था, और जो कह रहे थे ना कि 90 to 100 मार्क्स जाएगा, 90 to 100 मार्क्स नहीं जाएगा जनरल के लिए, टेंशन मत लो। अब मैं जो कट ऑफ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 80 to 90 मार्क्स के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और इससे भी कम हो सकती है, 75 to 85 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। तो पैनिक मत रहना, एग्जाम हार्ड था, वो मैंने कल पेपर जब देखा तो पता लगा कि पेपर का लेवल क्या था, थोड़ा हाई था, ठीक है। पता नहीं लोग क्यों बोल रहे थे आसान क्यों बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट होने से पेपर आसान नहीं हो जाता है भाई, ठीक है। पूरा पेपर एनालाइज करना पड़ता है। लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, क्या पेपर आसान हो गया था? लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी जनरल की? 53 थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इस साल 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो खुद ही सोच सकते हो कि इतना हार्ड इतना ईजी पेपर नहीं बोलोगे, ठीक है। पेपर का लेवल था, अच्छा मेंटेन कर रखा था, ठीक है। तो ड्यू के लिए भी आपको पैनिक नहीं होना है। ड्यू के लिए भी आप कट ऑफ जो 80 to 90 बोला था वो 75 to 85 कर लेना, ठीक है। तो जिनके 70 प्लस है, 75 प्लस है, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जरूरी नहीं ऐसा ही जाए। रिजल्ट का इंतजार करो, कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अपने आप रियलिटी पता चल जाएगी। जैसे बीएचयू में हुआ, बीएचयू में कितना बोल रहे थे, बीएचयू में बोल रहे थे 160 पे भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 180 तक मान के चलो, हुआ क्या हुआ, ये कि 178 पे सुनने में आ रहा कि 8 रैंक है। 178 पे कितनी रैंक है? 8 रैंक है, ठीक है। तो जो 180 पे भी एडमिशन नहीं बोल रहे थे, 160 पे भी एडमिशन नहीं बोल रहे थे, और साफ साफ देख सकते हो कि जिसके 140 मार्क्स से उनका एडमिशन इजिली हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो पर्सनली मैं खुद बताऊं कि मैंने बीएचयू का पेपर देखा तो मैंने देखा हाँ सच में पेपर हार्ड था, पता नहीं क्यों बिना सोचे समझे इजी बोल दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट ईयर की कट ऑफ को कंपैरिजन करके क्या कहते हैं कट ऑफ रख दी जाती है। कई सारे चीजें फैक्टर्स करते हैं, खासकर एग्जाम लेवल का और नंबर ऑफ एप्लीकेशन का। तो एग्जाम लेवल बीएचयू का हार्ड था, कट ऑफ कम गई, डीयू का भी हार्ड था, कट ऑफ कम गई, और यहाँ पे क्या होगा जेएनयू का भी हार्ड है तो कट ऑफ फिर कम जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी लास्ट ईयर की कंपेरिजन, जेएनयू की भी और डीयू की भी, ठीक है। बीएचयू का तो खैर रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन क्या करो, प्रेस कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं नए लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।